नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के बारे में। जो आपके राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी से लगा करके यदि आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुल मिला के आपके सिलेबस के अंतर्गत यदि विज्ञान का अर्थात साइंस का पोर्शन जुड़ा हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई और आपकी एक बायोलॉजी आ गई, तो कुल मिलाकर के आपका जो भी विज्ञान का पोर्शन है वो यहाँ से कवर होने वाला है। क्योंकि जो सीरीज़ है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको हज़ारों क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने को मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में जो है वो बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसका प्रिंट आउट निकलवा के डेली का डेली 1-2 पेज आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जो है वो पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें 700 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कवर किए थे। 710 तक हमने जो है वो बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए आगे के क्वेश्चन जो है वो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तरीके से। 711 नंबर का प्रश्न आता है, अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव जो है दोस्तों, या दाब जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे रुधिर दाब कहते हैं। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, ब्लड प्रेशर। हाँ, इंग्लिश में तो क्या है, बहुत सरल नाम है, ब्लड प्रेशर। और रुधिर दाब यदि पूछ लिया जाए तो भाई साहब डब्बे गोल हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, हाँ, तो ऐसे अपनों को नहीं करना है। सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आप चाहें तो सिम्टम्स इंग्लिश में भी आप उन सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो उनके भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और सार्वत्रिक दाता ग्रुप, सार्वत्रिक ग्राही ग्रुप, ऐसे आपको डाई पूछा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो सर्वाधिक अब चलो अब प्रश्न आपको पूछता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसा कि आपको विदित होगा, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो ज़रूर पता होगा, नहीं हो तो कमेंट में भी जवाब दें। और मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ कि देखो, रक्त समूह की बात करें अपन, रक्त समूह के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे। उनमें से यदि आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है, अपना रक्त जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, यदि उसकी 50 किलोग्राम से अधिक वेट बार है तो। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो सबको ग्रुप ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो सबको दे सकता है? मतलब सार्वत्रिक दाता हो गया। ठीक है, सबको दे सकता है, तो इसका एक इंग्लिश में बनता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको दे सकता है, सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है। तो वो होता है दोस्तों ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे कि देखो, आप जो चीज़ आप दुनिया में बांट रहे हो ना, वो नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आता है उन चीज़ों का। ठीक है ना, भले ही आप एक अच्छा ही किसी के साथ अच्छा स्वभाव कर रहे हो तो आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा कि नेगेटिव चीज़ मिलेगी, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा, 100% है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उन चीज़ों को संभालने की और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बारे में बात की। ओ नेगेटिव जो होगा दोस्तों, वो आपका हमेशा मान के चलिए कि ओ नेगेटिव जो है वो सर्वाधिक दाता होगा। ठीक है, अगर ग्राही की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की यदि बात करें हम, तो वो आता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, आप सबसे कोई सा भी ब्लड ग्रुप है जो आप ले सकते हो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है यदि, तो मान के चलिए कि आप वो ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, गलत ब्लड यदि किसी के चढ़ जाए ना तो आदमी की तुरंत मृत्यु होती है, क्योंकि ब्लड आपकी जो वाहिनियाँ हैं दोस्तों, धमनियाँ, शिराएँ जो हैं, उनमें ब्लड बहता है और ब्लड पूरे शरीर में मतलब इतना स्पीड से बहता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक बार में यदि थोड़ा सा भी हुआ ना तो आदमी झंझनाहट के साथ जो है उसको ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं यदि प्रैक्टिकली तरीके से देखें तो। ठीक है, कुछ भावनाओं में गए थे हम, क्वेश्चन के बारे में बात करते करते प्रैक्टिकल चीज़ों में चले गए थे। वापस आते हैं प्रश्नों की ओर। 712 नंबर का प्रश्न आता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रक्त दाब होता है दोस्तों, तो 120 पर 80 mmHg, इस तरीके को ये जो है आपको वो याद रखना पड़ेगा, 120/80 mmHg। ठीक है, ये पूरा है, याद रखें तो ठीक है। रक्त दाब से पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, एक बार देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं इस चीज़ को आप। वैसे पूछा नहीं गया, मैंने कहीं क्वेश्चन वगैरह इसका नहीं देखा था। 713 नंबर का प्रश्न है कि तिल चट्टा, प्रोन, कीट, मकड़ी तथा कृमियों की किस प्रकार का जो है वो रुधिर परिसंचरण पाया जाता है दोस्तों? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी कीट आता है, तिल चट्टा सबसे बेस्ट उदाहरण होता है तिल चट्टे का, कॉकरोच माना जाता है। जो तिल चट्टा है वो बेहतरीन उदाहरण माना जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, अपने अंदर बंद परिसंचरण होता है। बंद अर्थात परिसंचरण, देखो तरीके से याद रखोगे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। कुछ रटने जैसी चीज़ें होगी, रटनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ों का आप अपने
स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाओगे। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र मतलब किसी चीज़ में आप बह रहे हैं, वो चीज़ होती है परिसंचरण। तो खुला, यदि खुल करके बह रहा है, ठीक है, एक नदी होती है ना, लाइन लाइन में चलती रहती है उसके, ठीक है, वो चीज़ है। एक बाढ़ का रूप होता है, बाढ़ मतलब कहीं पर भी फैल सकता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र मतलब इनके अंदर रक्तवाहिनियाँ, धमनियाँ, शिराएँ जो है वो नहीं होती है। किसके अंदर? तिलचट्टा, प्रोन, कीट, मकड़ी और कृमियों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। अब रक्त के अपने प्रैक्टिकल आधार पर यदि अपन मनुष्य की बात करें तो आपके अंदर क्या खून मतलब खुला बहता है क्या? नहीं बहता है, बंद रक्तवाहिनियों में बहता है, बंद परिसंचरण तंत्र के आधार पर बहता है। तो मतलब आपके नसें, जिनको अपने नसें कहते हैं, वही अपनी शिराएँ, धमनियाँ होती है, तो उन्हीं के अंदर जो है वो रक्त अपना बहता है। तो मतलब बंद रूप में बहता है ना, नलियाँ हैं अपनी, कुल मिला के वो अपनी नलियाँ हैं, तो नलियों के अंदर बहता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो मनुष्य में पाया जाता है। बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन उदाहरण है, उपाय तो क्या कहें। 714 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में कृंतनक दांत किस आयु में निकल आते हैं? दोस्तों, कृंतनक दांत, मनुष्य में कृंतनक दांत जो है दोस्तों, मेरे को यहाँ पर इंग्लिश का जो है वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। कृंतनक दांत, ये कमेंट में मैं जैसे याद आता है कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। कृंतनक दांत जो है दोस्तों वो किस आयु में निकल आते हैं? तो जन्म से लगा करके 6 माह की आयु में, जन्म के 6 माह की आयु में जो है वो मनुष्य में कृंतनक दांत जो है वो इस आयु में निकलते हैं, जन्म के 6 माह में, ठीक है। 715 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के दांत को अक्ल के दांत कहते हैं? दोस्तों, अक्ल के दांत के नाम से जाना जाता है, तो वह है चवर्णक दांत। चवर्णक दांत जो है दोस्तों वह अक्ल के दांत के नाम से जाना जाता है, जो अपने लास्ट में आते हैं ना, आपको पता ही होगा वैसे, हाँ वही होते हैं। चलिए, वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों का सूत्र क्या है? दोस्तों, वयस्क यदि मनुष्य कोई है तो उसके अंदर का जो दांत पाए जाते हैं वो अपने पाए जाते हैं 32, आपको वैसे पता होगा। तो उनका सूत्र क्या होता है? ये एक तरफा है दोस्तों, ठीक है। इसका कैसा आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 1 2 3, ठीक है, वापस आ जाएगा इधर, नीचे आएगा 2 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। हाँ, यदि आप देखें तो देखिए, मतलब आधे जबड़े का दे रखा है इसने, ये पूरा जबड़ा है अपना ऊपर वाला, और एक नीचे वाला जबड़ा ये हो गया। तो इसका जो आधा जबड़ा जो होता है, इस साइड वाला जो जबड़ा है इसका दे रखा है ऊपर वाला ये, और इस जबड़े नीचे वाले का जो दे रखा है वो दे रखा है ये वाला, ठीक है। मतलब दोनों आधे आधे दे रखा है। अब इसका भी अपने को डबल करेंगे तो अपने पास जो दांतों की संख्या आएगी वो 32 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा, लाइनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो 2 1 2 3 फिर अपॉन 2 1 2 3 ऐसे करके आपको जो है वो मनुष्य में स्थायी दांतों की जो सूत्र होता है वो याद रखना पड़ेगा। बच्चों के बारे में यदि बात करें तो बच्चों के बारे में कम ही होता है, क्योंकि जस्ट दांत आते हैं उसके बाद गिरने लग जाते हैं, और स्थायी दांत तो उनके आते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अकल दाढ़ वगैरह कहाँ से आएगी? बच्चों के नहीं आती, उसके बाद जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद आती है, ठीक है ना। हाँ, 6 माह की आयु के बाद तो कृंतनक दांत आते हैं, ठीक है ना। हाँ, चर्वणक तो आते हैं, चर्वणक जिनसे चबा चबा के हम खाते हैं वो वाले, ठीक है। हाँ, अकल के दांत कहते हैं, क्योंकि अकल कब आती है? जब आप 16 से लगा करके 18 के होते हैं तब, तो इस एज में ही आते हैं, 16 से कभी कम उम्र के में भी आ जाते हैं। अब तो सारी चीज़ें जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है पिज़्ज़ा वीज़ा खाने से। बच्चों के दूध में दांत का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है 2 1 0 2 और 2 1 0 2, ठीक है। होते बरोबर ही है, ठीक है। ऊँट का एक आपको मैंने दंत सूत्र में यार कैसे बताऊँ आपको, बाकी एक ऊँट का जो है ना वो बहुत रोचक दंत सूत्र होता है, ठीक है। ऊँट का, गाय भैंस का, वो चीज़ें तो ठीक है आपके यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन है वो आपके वैसे है नहीं, तो यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन मैंने उनका बारे में बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने दंत सूत्रों के बारे में पढ़ा था, तो एक ऊँट का मेरे को बहुत अच्छा रोचक लगा था। उनके अंदर एक बहुत मतलब क्या कहते हैं उनको, एक तीखे दांत होते हैं, सॉरी मैं भूल चुका हूँ, वापस रिवाइज़ नहीं किया था उनको, लगभग 5-7 महीने पहले मैंने पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा आपको बहुत तरीके से, मतलब आपका जो ज्ञान है वो आपको मैं ऑल ओवर तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं किसी भी एग्ज़ाम में, साइंस से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो, ठीक है। चलिए, जीके तो आपका मैं वैसे कवर करा ही रहा हूँ, वो सीरीज़ भी आप देखें ज़रूर, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें दोस्तों। पीडीएफ करने से आपको हमारी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगेंगे, आपको हमारी जो मेहनत लगी पीडीएफ बनाने में वो आप यदि डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे, और यदि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलती है तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। चलिए, 798 का प्रश्न है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु लगभग कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल जो है उनकी आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। 719वां प्रश्न है कि आमाशय का अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? दोस्तों, तो उसे पाइलोरिक आमाशय के नाम से जाना जाता है।
पाइलोरिक आमाशय जो है वो अंतिम भाग में छोटी आंत से जुड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है। 720वां प्रश्न है कि यकृत का जो निर्माण है वह किस कोशिका के द्वारा होता है। यकृत का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है, तो हिपेटोसाइट जो कोशिका होती है दोस्तों, हिपेटोसाइट करके, उसका यकृत का निर्माण करने का कार्य करती है कोशिका हिपेटोसाइट के नाम से। ठीक है। वीडियो दोस्तों 10 मिनट का बन चुका है। ठीक है। हम भावनाओं में बहते बहते इतने क्वेश्चन के साथ साथ फालतू की बातें करते, फालतू तो क्या है, मतलब ज्ञान की बातें करते करते हम 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, माफ़ी चाहूँगा। तो कम समय में हम जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वीडियो में दोस्तों यदि आपने इस यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर मेरे को कमेंट में आप मेरे को जो है वो बताएं कि मैंने सर लास्ट तक वीडियो देखा था। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये वर्ड आपको पता हो, ठीक है ना, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर एक बार विजिट करवा दें कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। ठीक है ना। हाँ, कुछ भी लिख करके आप इतना सा लिख दें कि सर मैंने आपका लास्ट तक वीडियो देखा था जब आप बोल रहे थे। ठीक है ना। इतना सा लिखेंगे तो मुझे पता रहेगा दोस्तों किसने 10 मिनट तक अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन रखा और इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो। जय श्री राम।